तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन और कल हम सब की नज़र भारत बनाम पाकिस्तान ये मैच पर रहेगी, तो इस पर तो फोकस करेंगे ही और आज इसी चीज़ को हम शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आज हमारे बाज़ारों पर जो ग्लोबल क्यूज कल के दिन में बनते हुए नजर आए थे उसका क्या इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो बड़े इवेंट्स हमारे सामने हैं, देखना है कि आज हमारे बाजारों की रणनीति क्या है। नई एक्सपायरी भी आती हुई दिख रही है, कल मंथली एक्सपायरी अनुमान हो चुकी है, तो देखना है फ्रेश स्टार्ट है मंथ की। बट यही देखना है कि जो ग्लोबल क्यूज है उसको लेकर हमारे बाजार आज किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। अरमान, आपको कैसा लग रहा है, किस तरह का मूड माहौल है बाजार को लेकर? देखिए, अगर आप कल के सत्र में शायद डाउ जोन्स अगर आप देखें तो नीचे थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ दिखा था। ओवरऑल अगर आप इस पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते डाउ जोन्स कंपैरेटिवली अच्छा ही रहा है। हालांकि अगर आप देखें कल के सत्र में आपको थोड़ी गिरावट 0.5% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी थी। और हमारे अगर आप देखें कि मिड कैप और स्मॉल कैप फिर भी हाई पर हाई बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखेंगे, आप हमारा जो इंडेक्स यहाँ पर अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आप देखें दिन के सत्र में थोड़ी सी गिरावट आई, फिर वापस एंड के समय में अच्छी खासी आपको मिड कैप में भी जो है रैली आती हुई दिखी और स्मॉल कैप में भी सिमिलरली आपको रैली क्लोज के समय जो है वो आती हुई दिखी। तो ये आपको एक कन्विक्शन बता रहा है कि हर एक गिरावट में खरीदारी अच्छी खासी आती हुई जाती है। और ये हमने डेटा आपको बताया भी था पहले भी कि जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासा जो है फंड लार्ज कैप से निकल के आता हुआ जा रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो काफी बढ़िया माहौल है। हालांकि इंडेक्स में निफ्टी पे आपको वहां पर थोड़ी बहुत गिरावट जो है आती हुई दिखी थी। बिल्कुल, तो निफ्टी में फ्रंटलाइन इंडाइसेस में तो गिरावट है, खासकर अगर आप बैंकिंग शेयरों की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पर भी कल भारी बिकवाली हमें देखने को मिल रही थी। तमाम कोई भी फ्रंटलाइन इंडेक्स का अगर आप बैंकिंग काउंटर चुनेंगे तो गिरावट का मूड माहौल आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बट बहरहाल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो अमेरिकी बाजार है ऊपरी स्तरों से कल वहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी। जिस तरह से 4 दिन में लगातार तेज़ी आपको डाउ जोन्स में आती हुई दिख रही थी, उस पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया और इसी वजह से आप देखिए कोई भी लेवल पे रिकवरी डाउ जोन्स में कल के दिन में नहीं आती हुई दिख रही थी। तो ये तो एक अपडेट हो गया। और साथ ही अगर आप यूरोपियन बाजारों को भी देखें तो मिला जुला रुझान वहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी का मूड माहौल वहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो अमेरिकी बाजारों से थोड़े कमज़ोर क्यूज़ है, यूरोपियन मार्केट से भी बहुत अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक बारी एशिया भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का अभी आपको जो है इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। कल जिस तरह से ग्लोबल बाजारों में थोड़ी सी गिरावट का मूड माहौल बना है, एशियन क्यूज़ के लिहाज से शंघाई थोड़े से हर निशान में पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है। खासकर निकाई, आप देखिए जापान का जो मार्केट है वहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी है, पर हैंग सेंग अभी भी दबाव में बने हुए हैं। तो मिला जुला आप रुझान कह सकते हैं कि एशियन क्यूज़ से आते हुए दिख रहे हैं। अब यही देखना है कि हमारे भारतीय बाजारों पर ओवरऑल जिस तरह से अभी कच्चा तेल करीबन $85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। करेंसी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा आपको बदलाव नहीं आते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर भी 82-83 के आसपास ही हम रिवॉल्व कर रहे हैं। तो करेंसी के लिहाज से भी अब आप देखिए $83 के आसपास, 83 रुपीज़ के आसपास हम पहुँचते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेटअप बन रहा है बहुत ही मिला जुला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा और जैसे कि अरमान ने बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी जान बाकी है और जिस तरह से तेज़ी इन्होंने बनाई है वो बाजार की जो मेन इंडाइसेस है उनकी गिरावट को कहीं ना कहीं पचाते हुए नजर आ रहे हैं। और छोटे मझोले शेयरों में हम देख ही रहे हैं लगातार किस तरह की ब्लॉक डील्स आपको आपके सामने आती हुई दिख रही है। तो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स आपको हो रही है छोटे मझोले शेयरों में, तो वहाँ पर फोकस करना है। साथ ही फ्रंटलाइन इंडेक्सेस पर भी हमने कुछ एक स्टॉक पिक्स अपनी सूची में शामिल किए हैं। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है कैश सेगमेंट की, उसमें हमने कौन से स्टॉक चुने हैं वो आपके सामने लाकर रखते हैं। अरमान, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, कैश सेगमेंट में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है जीनस पावर, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया खबर अपडेट ये आता हुआ दिखा है। ये आपको मैंने कुछ दो या दिन पहले भी दिया था, क्योंकि जब वो आईपीओ खुला था तब उसके चलते दिया था। और आज यहाँ पर एक ऑर्डर विन की जो है वहाँ पर आपको खबर आती हुई दिखी कि कंपनी की स्टेप डाउन जो सब्सिडरी है उनको लगभग 2250 करोड़ का जो है उसका ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये ऑर्डर उनको लगभग अगर आप देखें, अगर आप कंपनी की अब तक की अगर आप कुल ऑर्डर बुक देखेंगे लगभग 11,000 करोड़ रुपए की जो है एक ऑर्डर बुक होती हुई दिखी है। तो इसके चलते आज जो है कल के सत्र में भी आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी थी। तो एक बार खुलने देना है, उसके बाद जो है इसमें कुछ ही पोजीशन लेनी है। स्टार्टिंग में अभी नहीं लेना है, क्योंकि कल में भी अगर आप देखें तो 5% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी थी। तो खुलने के बाद आप मूवमेंट देखेंगे, अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो यहां पर हमें खरीदारी करनी है। जीनस पावर में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 266 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 256 का। चलिए, तो जीनस पावर यहाँ पर खरीदारी करने की राय अरमान की तरफ से खबर इन्होंने ऑलरेडी बता दी है आपको। चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर सबसे पहला कॉल है इमामी लिमिटेड पर,
खरीदारी कर चलनी है। दरअसल ब्रोकरेज हाउस काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इसमें सिटी की राय आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग काउंटर है, एफएमसीजी है, वैसे भी डिफेंस स्पेस का काउंटर है। और बाजार के जिस तरह के अभी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर ग्लोबल क्यूज जो बन रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन सब स्पेसेस में आप डेफिनेटली अपनी खरीदारी बनाकर चल सकते हैं। दरअसल सिटी ने यहाँ पर डबल अपग्रेड कर दिया है काउंटर को। न्यूट्रल की पहले रेटिंग दे रहे थे और अब खरीदारी की रेटिंग ये देते हुए दिख रहे हैं। और टारगेट्स 455 रुपये का था पहले, अब ये सीधा इसको 600 रुपये इन्होंने कर दिया है। मौजूदा भाव आप देखेंगे तो यहाँ पर 525 रुपये के आसपास का है। तो आपको लंबी अवधि के लिए तो निवेश आप कर चल ही सकते हैं भले ही, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है साफ तौर पर ब्रोकरेज हाउस की। पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंट्राडे प्ले भी आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 540 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाना है। 518 रुपये आपका होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये तो पहली पिक हो गई है हमारी जो कैटेगरी है कैश स्पेस की। अब आप आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ रुख कर लेते हैं। इसमें फ्यूचर्स सबसे पहले बात करते हैं। और जो स्टॉक आज का फ्यूचर्स में मैंने चुना है वो है मेटल स्पेस से। लगातार पिछले 4-5 दिनों से मैं आपको मेटल काउंटर्स रेकमेंड भी करते आ रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल स्तरों पर आप देख रहे हैं कि जो मेटल्स की पोजीशनिंग है वो अब सुधरती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे अच्छे गेन्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हिंडाल्को आप देखिए, वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी, कल के दिन में मैंने आपको बताया था। साथ ही अल्कोआ जो कि यूएस में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एल्यूमिनियम कंपनीज है, वहाँ पर भी आपको रिएक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल स्टील स्पेस की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी तेज़ी का रुझान बना हुआ है। तो मेटल काउंटर्स फिर चाहे वो फेरस स्पेस में कोई भी कमोडिटी हो, वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। जीएसपीएल इस वजह से खरीदारी कर चलिए। टेक्निकल चार्ट्स पर भी मजबूती देखने को मिल रही है, तो खरीदारी कर चल सकते हैं। 710 रुपये के टारगेट के लिए 678 रुपये आपको बनाना है आज के लिए, स्पेसिफिकली इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस। देखिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में और फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की दोनों में मैंने एक ही लॉजिक के हिसाब से मैं स्टॉक दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें कल ये भी अपडेट आता हुआ दिखा है। अपडेट क्या है कि अगस्त के महीने में हमारे देश में 122 साल का अगर आप देखें उससे कम जो है बारिश का जो आंकड़ा है, रेनफॉल का जो आंकड़ा है वो आता हुआ दिखा है। इतनी कम बारिश हुई है, उसके चलते हो सकता है कि अब ये फर्टिलाइजर्स कंपनियाँ और एस्कॉर्ट्स स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि यहाँ पर बिकवाली आती हुई दिखे। इसलिए फ्यूचर्स में एस्कॉर्ट्स में करेंगे बिकवाली, टारगेट रखेंगे 3095 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3205 का। और ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है चंबल फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एस्कॉर्ट्स का बताया, जहाँ पर ट्रैक्टर्स की तो बात कही सही मैंने, आप ऑप्शंस के हिसाब से चंबल फर्टिलाइजर, क्योंकि आप फर्टिलाइजर्स की अगर आप यूरिया की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर यूरिया में भी अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो अगर क्योंकि रेनफॉल अगर कम होगी तो हो सकता है कि जो आपकी एग्रीकल्चर फार्मिंग है वहाँ पर दिक्कत आती हुई दिखे, और अगर वो कम होगी तो डेफिनेटली यूरिया जिसके लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पर भी कंपेरेटिवली आपको जो है दिक्कत आती हुई दिखे। तो हो सकता है कि फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए आने वाला समय जो है, अगर आप इस हिसाब से अगर आप रेनफॉल के जितने आंकड़े जो आते हुए दिख रहे हैं, दिक्कत वाले आंकड़े दिख रहे हैं, तो हो सकता है इनके लिए भी जो आय में अगर आप देखें तो हो सकता है दिक्कत आती हुई दिखे, या वॉल्यूम्स में कंपैरेटिवली, क्योंकि प्राइसेस तो ऑलरेडी कैप रहती है, तो वॉल्यूम्स अगर कंपैरेटिवली कम होते हुए दिखेंगे तो हो सकता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स, सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा दबाव आता हुआ दिखे। इसलिए यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर का पुट ऑप्शन जो है वो बाय करेंगे आप 280 का, और वो आपको 12.9 का मिल रहा होगा। टारगेट रखेंगे 16.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 11.6 का। बिल्कुल। तो चलिए, चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन के जरिए इसमें बिकवाली करने की राय आ रही है। अरमान की तरफ से पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए तो मेरी तरफ से यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में गुजरात गैस का काउंटर है, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 450 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 12 रुपये पर उपलब्ध है। 18 रुपये का टारगेट बनाना है, 8 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अब तक मैं बता देता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हुई दिख रही है जिसके अंतर्गत कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस प्राइसेस जो हैं अपने 43.33 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 40.83 से बढ़ाकर कर दिए हैं। तो ऐसी अब एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर इस वजह से हो सकता है कि गुजरात गैस में आपको तेज़ी आती हुई नजर आए, बट ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है। बट बहरहाल गुजरात गैस इस वजह से हो सकता है कि आज एक्शन में आता हुआ दिखे, तो यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोपे की तरफ, और टेक्निकल चार्ट्स पर मैंने स्टॉक चुना है नाल्को का। अब देखिए, हिंडाल्को तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पर इस काउंटर में भी अच्छा खासा तेज़ी का रुझान अब धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा चार्ट पैटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप नाल्को का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन नाल्को पर आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट हिंडाल्को में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी थी पहले, पर आपको ये भी ध्यान देखना है
कि यहाँ पर नाल्को पे भी अब एक्शन आगे चलकर बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। मेटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो आगे के लिए जो टारगेट आपको बनाना है वो है 97 रुपीज़ का, लगभग यहाँ पर जिस तरह के लेवल्स हैं 94 95 के आसपास की प्राइसिंग रही है। 97 रुपया आज के लिए इमीडिएट टारगेट होगा। 92 रुपीज़ आपको यहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकली अगर जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है MRPL, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट आपको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जिस हिसाब से आपको कुछ समय से अगर आपको देखें लगातार जो है तेज़ी है वो यहाँ पर आती हुई जा रही है। और ये स्पेस की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें जैसे ETF की कीमतें के अभी हो सकता है कि यहाँ पर उसके चलते भी यहाँ पर आपको जो है थोड़ा फ़ायदा आता हुआ दिखे। ओवरऑल अगर आप कुछ समय से इसका चार्ट देखेंगे या फिर मैं आपको इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो अच्छे खासे कंपनी के अगर आपको कैश फ्लोज जो है वो अच्छे खासे आते हुए दिख रहे हैं। इनका कंपेरेटिवली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है, या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें या फिर इनके जो मार्जिन है वहाँ पर भी आपको थोड़ा जो है वहाँ पर थोड़ा मोमेंटम जो है आता हुआ दिखा है। उस हिसाब से MRPL की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर अच्छी खासी तेजी आपको कुछ समय तक आगे दिख सकती है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कुछ समय से चार्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जैसा कि कुशल आप कह रहे थे मेटल सेक्टर की, मेटल सेक्टर में आपने कुछ समय पहले भी आपने यहाँ पर मेरे को ध्यान है कि आप खरीदारी करते हुए दिखे थे, आपने पहले बोला था। तो अभी आपका क्या आइडिया बन क्या रहा है वहाँ पर कि मेटल स्पेस में आपको आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है मेटल स्पेस के हिसाब से? क्योंकि हमने देखा कि चाइना में भी अगर आप देखें एकाएक सारे केमिकल के दाम भी बढ़ते हुए दिखे थे, और चाइना डेफिनेटली मेटल सेक्टर में भी पूरे ग्लोबली अगर आप करें बहुत बड़ा प्लेयर बनता है। तो क्या आप वहाँ पर भी ऐसा देख रहे हैं कि मूवमेंट वहाँ पर भी बढ़ सकता है? 100% अरमान है। इनफैक्ट केमिकल स्पेस पर तो जिस तरह की पकड़ हमारी रही है लगातार, हमने ट्रेडर्स डायरी में आपने भी बताया कि यहाँ पर चाइना में आप देखिए किस तरह से दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं केमिकल स्पेस को लेकर, और उसका रिएक्शन भी हमें स्टॉक प्राइस पर देखने को मिला। वैसा ही रिएक्शन मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस पर भी आता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह की यहाँ पर तेज़ी वापस से लौटती हुई दिख रही है, चीन में आगे चलकर जो डिमांड है वो अगर बढ़ती है तो उसके जो इनिशियल संकेत है वो हमारे बाज़ारों पर, अमेरिकी बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी का मूड माहौल आगे चलकर भी बन सकता है थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर, इसको देख के मैं सरप्राइज रह गया, क्योंकि मैंने 104-105 रुपए के लेवल्स पर रेकमेंड किया था। 150 रुपए के पार हो गया है, 140 रुपए का मैंने टारगेट दिया था, वो भी 1 साल की अवधि के लिए। और धीरे धीरे आप देखिए पिछले 3-4 महीनों का भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर में, तो क्या शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली है। तो हिंदुस्तान कॉपर इस वजह से इतनी बढ़िया जो तेजी इसने बनाई है, चाहे वो F&O बैन में जाए या फिर बैन से बाहर निकले, यहाँ पर तेजी का जो मोमेंटम है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर एक एग्जाम्पल है, पर आपको बाकी जितने भी अलग अलग कमोडिटीज है मेटल स्पेस से, फेरस स्पेस से, वहां पर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए मेटल स्पेस तो ये तो मेरा व्यू पॉइंट है, केमिकल स्पेस का व्यू पॉइंट आपने भी बता दिया है, पर टेक्नोपिक के साथ साथ मुझे फंडा पिक भी आपसे जाननी है। देखिए बिल्कुल फंडामेंटल पिक्स के हिसाब से जो मैं एक स्टॉक दे रहा हूँ वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। अब उसमें मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी इतनी सारी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, आप कितनी कंपनियां ऐसी बता सकते हैं जो पिछले अगर आप 3 महीनों में जहाँ पे प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर बेच नहीं रहे हैं, ना कोई फंड्स बेच रहे हैं, प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं? कितने स्टॉक्स आपको ध्यान में आ सकते हैं कि जहाँ पे प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी? मुझे तो एक ही स्टॉक ध्यान में आता है, लिंकन फार्मा का, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे प्रमोटर जो है खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। हर 2-3 दिन में उनका अपडेट आता है कि यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 20,000, 30,000, 50,000 शेयर खरीद लिया है, तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है। तो स्नोमैन में भी ऐसा ही है? बिल्कुल, स्नोमैन लॉजिस्टिक में सिमिलरली ऐसा है, और लगभग 2.2% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे। और ये हिस्सेदारी वो 30-35 रुपए के आसपास नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी का अगर आप देखें कुछ दिन जब अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, ट्रेडर्स डायरी में लगभग मैंने 42 के आसपास दिया था, ऑलरेडी अभी 54-55 के आसपास है। पर अभी इस स्तर पर भी प्रमोटर जो हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इनकी एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, अभी 28 तारीख को इनकी एनुअल रिपोर्ट आती हुई दिखी है। आप बस इनका आउटलुक समझिए, जहां पर वो आउटलुक का वो एक पैराग्राफ है, उस आउटलुक को अगर आप पढ़ेंगे उससे क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि जिस सेक्टर में, क्योंकि एक तो फूड पैकेजिंग का सेगमेंट जो है या कोल्ड चेन सेगमेंट का जो है, वहां पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और इन्होंने अच्छा खासा कैपेक्स भी करा है, लगातार न्यू क्लाइंट्स जो है, न्यू कस्टमर्स जो है वो ऐड ऑन होते हुए जा रहे हैं, और अपनी जो इन्होंने नंबर ऑफ व्हीकल्स की कैपेसिटी है वो भी बढ़ाते हुए दिखे हैं। ऑलरेडी कंपनी ये स्पेस में कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो कंपटीशन तो ऑलरेडी है, पर कंपनी उस हिसाब से जिस क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, जो क्वालिटी इनके पास रहती है, उसके हिसाब से ये अपने जो पीयर्स हैं उसको कंपैरेटिवली बीट करते हुए दिखते हैं। और आने वाला समय जहां पर आपको दिखा है लगातार प्रमोटर्स भी हर लेवल पर आपको हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मैं इनका अर्निंग्स कॉल सुन रहा था, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स के मैनेजमेंट ये बोल रहे थे कि उनका खुद का भी अभी कैपेक्स चल रहा है,
और उसके लिए भी उनको फंड चाहिए, पर फिर भी अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप फिर भी पैसा डाल रहे हैं तो ये मुझे कंपैरेटिवली अच्छा कन्विक्शन देता है। और ऐसे माहौल में जहाँ पर आपको कंपैरेटिवली जब सारे स्टॉक्स जो है अच्छे खासे रन अप ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको कंपैरेटिवली वैल्यूएशन का अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको सपोर्ट मिलने लग जाता है आने वाले समय के लिए, तो एक अच्छा बेट हो जाता है। इसलिए स्नोमैन लॉजिस्टिक जो है वो बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 67 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। बिल्कुल, तो चलिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इस पर जो कन्विक्शन है अरमान का साफ तौर पर नज़र आ रहा है, तर्क उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है सुप्राजीत इंजीनियरिंग का। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार ये स्टॉक बताया है, पर लंबी अवधि के लिए यहाँ पर टारगेट्स जो है मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 500 रुपये के अब नए फ्रेश टारगेट सुप्राजीत इंजीनियरिंग पर आप लगाकर चल सकते हैं। दरअसल अब आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पर भी बेहतरीन तेज़ी का सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है, एंड खासकर जो फेस्टिव सीजन आगे चलकर है उसको लेकर भी यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि डीलर स्तर पर जो इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन हो रही है वो एक्सपेक्टेशंस है कि 4 साल की ऊंचाई पर आती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि डीलर स्तरों पर होलसेल लेवल पर अगर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है फेस्टिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए, तो जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ओईएम्स की तरफ से साफ तौर पर जो डिमांड है आपको आती हुई दिखेगी। तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी सुप्राजीत इंजीनियरिंग सामने निकल कर आ सकता है। फिर आप फाइनेंशियल्स भी देखेंगे कंपनी के, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी जो आपको पिक्चर है वो आती हुई दिखेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया हुआ है। और आप स्पेसिफिकली देखिए तो जो वेंडर कंसोलिडेशन का फ़ायदा है वो साफ तौर पर सुप्राजीत इंजीनियरिंग पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं या ओईएम्स है जो धीरे धीरे जो एलईडी है उसकी तरफ मूव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और सुप्राजीत इंजीनियरिंग की खास बात यह है कि उन्होंने लैम्प सेगमेंट में यानी कि हैलोजन वाला जो स्पेस है उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आगे चलकर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनकी उतनी बड़ी कैपेक्स जो कैपेसिटी है वो नहीं है, जिस कारण से वो फर्दर इन्वेस्टमेंट या डिमांड को केटर करने पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको सुप्राजीत इंजीनियरिंग को मिलता हुआ दिखेगा। तो 500 रुपये के टारगेट्स के लिए अगले 1 साल में आपको ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए ये तो हो गई है फंडा पिक की बात, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो निवेश के लिहाज से हमने स्टॉक चुने हैं उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस लगातार फोकस में अब बना हुआ है। आप देखिए डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज समेत जितने भी काउंटर्स हैं ये फोकस में अब आगे चलकर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से आईटी हार्डवेयर पीएलआई को लेकर यहाँ पर पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है, 40 एप्लीकेंट्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं, और जो आगे के लिए मूड माहौल बन रहा है, भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में निकल कर आ सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अंबर एंटरप्राइजेज भी एक बड़े फोकस में रह सकता है। निवेश के लिहाज से यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करके चलनी चाहिए। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है, खरीदारी करके चलिए। अगले 1 साल में 3500 रुपये के टारगेट्स अंबर एंटरप्राइजेज आपको दिखा सकता है। और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है जेफरीज की, यहाँ पर इन्होंने टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। 3390 रुपये के टारगेट पहले दे रहे थे और अब उसको रिवाइज करके इन्होंने 3740 रुपये का नया टारगेट दे दिया है। देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ ये मैं पहली बार दे रहा हूँ, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आप सिंपल सा अगर बिजनेस समझिए, आप और हम क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, अर्निंग्स कॉल की अगर आप बात करते हैं, अर्निंग्स कॉल हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, कहाँ पर बोरोइंग्स बढ़ रही है, कहाँ पर EBITDA कम हो रहा है, किस सेगमेंट में आ रहा है, सारे अगर मैं इन सबको बोल दूँ ये एक डेटा पॉइंट्स है। इन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, इनको एनालाइज करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि ये किस हिसाब से बिजनेस क्या हिसाब से चलने वाला है और आगे बिजनेस समझ के किस हिसाब से जो है यहाँ पे बिजनेस में मूवमेंट आने वाला है। सिमिलरली लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ये क्या करते हैं, ये कॉर्पोरेट्स के लिए आज हम डिजिटल वर्ल्ड में देख रहे हैं, हर एक चीज़ का डेटा है और कई सारी कंपनियां को कुछ डेटा चाहिए रहता है कि कहाँ पर हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप देख सकें कि यहाँ पर कहाँ पे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, कहाँ पे हम कस्टमर स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो ये कंपनी है, इनका बढ़िया आपको कारोबार जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। इनकी सिर्फ इन्वेस्टर अगर आप इनका सिर्फ और कुछ नहीं तो इनका कंपनी का जो वेबसाइट है वो देखिए। कंपनी के वेबसाइट में आपको कई सारी केस स्टडीज दिखाएगी, उन्होंने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं। इनका मैनेजमेंट में देखिए आपको IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद आपको और बिट्स पिलानी सभी के अगर आप देखें और एक आप 8-9 के अगर आप देखें तो सभी के सभी उस हिसाब के क्वालिफिकेशन के जिस हिसाब से फ्यूचरिस्टिक कारोबार है। मेरे हिसाब से लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो है आपको धीरे धीरे करके हर एक गिरावट में आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लेना चाहिए, इसलिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में करेंगे खरीदारी। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का, टारगेट रखेंगे 510 का।
खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है आईटीडी सीमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर खबर क्या आई है, खबर ये आई है कि कंपनी को लगभग 3,290 करोड़ का जो है एक मरीन कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। और अगर आप देखें कंपैरेटिवली यहाँ पर जो मोमेंटम है इसके चलते अच्छा खासा जो है आपको दिख सकता है, इसलिए आईटीडी सीमेंटेशन में करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 225 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 215 का। बिल्कुल। तो आईटीडी सीमेंटेशन खबर अच्छी आती हुई दिख रही है, खरीदारी कर कर चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल 5 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और बैठक में इक्विटी शेयर जारी करने पर या फिर क्यूआईपी के जरिए ये फंड जुटाने पर विचार कर सकते हैं। तो क्यूआईपी को लेकर कुछ भी अगर अपडेट आता है कोई भी कंपनी का, तो आपको वहां पर हो सकता है कि आज पॉजिटिविटी आती हुई दिखे। 325 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 310 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस पे। माई चॉइस की अगर आप पिक देखें तो सबसे पहले मेरे माई चॉइस में अगर आप पिक ली है, यहाँ पर मैं HDFC AMC ले रहा हूँ सबसे पहला पिक, क्योंकि अगर आप स्पेस में अगर आप बात करें, कुछ स्पेस, ये स्पेस ऐसी है जो जैसे आपने कुछ समय पहले अपन ने कल लाइफ इंश्योरेंस की बात करी थी, AMC भी एक ऐसी स्पेस है जहां पे आपको लगातार कंटिन्यूसली ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। यहाँ पर आप टोटल AUM का डेटा देख लीजिए या फिर कंपेटिवली पूरा इंडस्ट्री का AUM का डेटा देख लीजिए, और जिस हिसाब से लगातार ग्रोथ आती जा रही है, आप SIP का इन्फो देख लीजिए, 15,000 के ऊपर पहली बार हम जुलाई के इसके आसपास जुलाई में हम जाते हुए दिखे थे। तो ये भी अगर आप देखें कारोबार पूरा फ्यूचरिस्टिक है, और अगर आपको पेरेंटेज तो HDFC का है ही सही, तो वहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी दिक्कत नहीं है। इसलिए HDFC AMC में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 3,000 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। दूसरा स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि OMCs जो है वो ETF के दाम लगभग 14% के आसपास जो है बढ़ाते हुए दिखे हैं, उसका अच्छा खासा इंपैक्ट आपको आज आते हुए दिख सकता है। हालांकि देखना होगा कि अब खुलता कितना नीचे है, पर अगर आप देखें यहाँ पर जो है बिकवाली हो सकती है, इसलिए यहाँ के फ्यूचर जो है वहाँ पे आप सेल करेंगे। टारगेट रखेंगे 2375 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2484 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक है वो है मान इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स कॉल में इन्होंने बताया था कि जो अनएग्जीक्यूटेड बुक है, ऑर्डर बुक है, वो आने वाले 6-7 महीनों में बुक होने वाली है, और उस हिसाब से अगर आप रेवेन्यू का कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा की ग्रोथ आपको आय में जो है आने वाले समय में दिख सकती है इनके नतीजों में। इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी, ड्यूरेशन रखेंगे 4 महीनों का, और टारगेट रखेंगे 175 का। चलिए, तो यहाँ पर अरमान की तरफ से तीनों पिक्स उनके हो गए। हमारी जिस कैटेगरी है कि मेरी तरफ से यहाँ पर इसी कैटेगरी में पहला कॉल है फेडरल मोगल का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। चार्ट स्ट्रक्चर पर अगर आप पिछले 1 महीनों का पैटर्न देखेंगे तो दमदार तेज़ी वहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन आती हुई दिख रही है, तो खरीदारी कर चल सकते हैं। अच्छे मौके यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं रिटर्न्स के लिहाज से। 148 रुपये का टारगेट यहाँ पर आपको बनाकर चलना है। 142 रुपये फेडरल मोगल में आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है पहला कॉल की बात। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा पर, जहाँ पर करनी है बिकवाली। BOB पर बिकवाली कर चलिए, क्योंकि ओवरऑल कल के दिन में जो सेंटीमेंट बन रहा था, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में आपको बिकवाली का मूड माहौल बना हुआ है। कल भी आप देखिए सरकारी बैंक में लगभग 2 से 2.5% तक की गिरावट रही थी। तो वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, बिकवाली कर चलिए। 182 रुपये का टारगेट नया बनाना है आज के लिए। फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, 192 रुपीज़ का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल भी बिकवाली पर है, एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय है। दरअसल यहाँ पर पिछले 5 दिनों का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो धीरे धीरे गिरावट का ही फॉर्मेशन इसमें होता हुआ दिखा है। कल के दिन में भी स्टॉक में कमजोरी थी, बिकवाली कर चलिए। 1860 रुपये के टारगेट के लिए 1940 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये तो हो गई है हमारी तरफ से जितने भी स्टॉक्स हैं, किस तरह से हमने लेवल्स भी डिसाइड किया है, तर्क भी अरमान आपने बताया है। बट ओवरऑल आपको मूड माहौल आज के लिए क्या लग रहा है सेटअप के हिसाब से? देखिए, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो आज कल के सत्र में जिस हिसाब से अगर आप निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी थी, उस हिसाब से हो सकता है और कि अच्छा खासा मोमेंटम आज हो सकता है कि आज अच्छा खासा आते हुए दिखे। हालांकि अगर आप रिकैप की अगर आप बात करें, कर लेते हैं सबसे पहले रिकैप। कैश सेगमेंट में जो मेरे को स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जीनस पावर, फ्यूचर्स में एस्कॉर्ट्स में है, वहाँ पे करेंगे बिकवाली। चंबल फर्टिलाइजर का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली MRPL जो है वो बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से स्नोमैन लॉजिस्टिक जो है वहाँ पर आपको बढ़िया स्पेस में है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेटिन एनालिटिक्स यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। खबरों के हिसाब से ITD सीमेंटेशन यहाँ पर जो खबर आती हुई दिखी है। और अगर आप माई चॉइस की अगर आप पिक देखें तो सबसे पहले HDFC AMC जो बढ़िया स्पेस में है। इंटरग्लोब एविएशन जो ETF की कीमतें हैं उसके चलते दिक्कतें आ सकती है, और मान इंडस्ट्रीज जिनके नतीजे जो है वो कंपेटिवली अच्छे आ सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो होगा स्नोमैन लॉजिस्टिक, क्योंकि जिस स्पेस में है प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं और जो कंपेटिवली आने का वैल्यूएशन है वो काफ़ी बढ़िया है।
बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है इमामी लिमिटेड, यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। सिटी की तरफ से खरीदारी कर चलिए, अच्छा सेंटीमेंट है। साथ ही मेटल स्पेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो उसमें अगेन जीएसपीएल मुझे पसंद आ रहा है। हाई बीटा काउंटर है, 710 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। साथ ही गुजरात गैस, यहाँ पर इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि कंपनी ने अपनी इंडस्ट्रियल गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। नालको मेटल स्पेस से ये भी अच्छा लग रहा है, 4 सेक्टर पर पिछले 5 दिनों का अच्छा फॉर्मेशन बना है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग अगले 1 साल में ऑटो एंसिलरी स्पेस में प्ले ऑन कर चल सकते हैं। अंबर एंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पर अच्छा खासा तेजी का रुझान बन सकता है। जेफरीज की भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। खबरों के लिहाज से सोम डिस्टिलरीज फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में फेडरल मोगल में करनी है खरीदारी पर बीओबी और साथ ही एस्ट्रल लिमिटेड है, इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। अगले 1 साल में यह ऑटो एंसिलरी आपको लगभग 500 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। आगे फेस्टिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए डीलर स्तरों पर अच्छी खासी इन्वेंट्री बनती हुई दिख रही है, तो ओईएम्स की तरफ से भी बेहतरीन अच्छी डिमांड आपको आते हुए देखने को मिल सकती है ऑटो एंसिलरीज में। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से तर्क के साथ अपना रिकैप करके भी बता दिया है। बट आपको आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पर नई जो मंथली एक्सपायरी है उसके पहले दिन किस तरह की रणनीति बनानी है, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए सभी ग्लोबल क्यूज को ध्यान में रखते हुए आज कैसे फॉर्मेशन करना है, इस चीज़ को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। नई शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। नया महीना है, नई सीरीज है, काफी सारे बदलाव आज से हो रहे हैं बाजार को लेकर एंड ऑफ कोर्स वीकेंड आ चुका है। तो कैसा रहेगा एक्शन? सुस्त रही अगस्त सीरीज, क्या सितंबर में होगा रिवाइवल या फिर बनते रहेगा कंसोलिडेशन?